हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स नो डीआर। होप ऑल ऑफ यू आर वेल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी। चाहे वो स्कूल स्टूडेंट हो या फिर जनरल नॉलेज हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये टॉपिक सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, इसमें आप लोगों के लिए सीखने को बहुत कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत का इतिहास हमेशा से गौरवमय रहा है। भारत एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, लेकिन प्राचीन काल में भारत का कल्चर, एजुकेशन सिस्टम, टेक्नोलॉजी बहुत ही डेवलपमेंट हुआ करता था। सोचिए, आज अगर हम किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो हमको हजारों लाखों रुपया फीस के तौर पर चुकाना पड़ता है। लेकिन आज से करीब 1500 साल पहले भारत में एक ऐसा भी यूनिवर्सिटी हुआ करता था जिसमें कोई भी फीस नहीं लगता था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। एक ऐसा यूनिवर्सिटी जिसका चर्चा पूरी दुनिया में था। देश विदेश से हजारों स्टूडेंट्स इसमें पढ़ने के लिए आते थे। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शासन करने वाला जो डायनेस्टी है वो है मौर्य डायनेस्टी। इसके बाद सेकेंड लॉन्गेस्ट रेनिंग जो डायनेस्टी है वो है गुप्त डायनेस्टी। गुप्त डायनेस्टी का फोर्थ रूलर कुमार गुप्ता, इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बनाया था 5th सेंचुरी में। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर के पास है। राजगीर जो प्राचीन काल में मगध का राजधानी हुआ करता था, और नालंदा यूनिवर्सिटी वर्तमान बिहार के पटना से 95 किलोमीटर दूर है। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी 30 एकड़ में फैले हुए हैं। और नालंदा का जो मीनिंग है, संस्कृत मीनिंग, ये 3 वर्ड से लिया गया है, ना, आलम एंड दा, जिसका मतलब होता है ज्ञान देने वाला। ये यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा ग्रो किया था गुप्ता पीरियड में। इसके बाद हर्षवर्धन के पीरियड में भी ये ग्रो किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी इतना बड़ा था कि इसमें 2000 टीचर एंड 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। इसको 3 बार अटैक किया गया था, 3 बार इसको डिस्ट्रॉय किया गया था। तो फर्स्ट जो अटैक हुआ था वो हुनों के द्वारा हुआ था। इसके बाद इस कुमार गुप्त के बाद जो रूलर आया था स्कंद गुप्त, गुप्त एम्पायर का, उन्होंने इसको रिबिल्ड किया था। इसके बाद सेकेंड टाइम गोदास द्वारा 7th सेंचुरी की शुरुआत में इसको दोबारा अटैक किया गया था। तब कनौज के रूलर हर्षवर्धन ने इसको फिर से रिबिल्ड किया था। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही जालिम, हैवान और राक्षस किस्म का इंसान बख्तियार खिलजी ने 1193 सीई में इसको अटैक किया था इसके ऊपर। लेकिन इस बार इसने इस नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो 630 से 643 के बीच में ह्यूएनसांग भारत आया था, जो एक चाइनीज ट्रेवलर था। इन्होंने हर्षवर्धन की पीरियड में हिंदुस्तान आया था। ह्यूएनसांग 1.5 साल नालंदा यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया था। इसके बाद इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में टीचिंग शुरू किया था। तो ह्यूएनसांग के लिखा हुआ बुक से हमको नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोगों को बहुत कुछ पता चलता है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिस्टम कैसा था? इस यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था ये बहुत ही टफ होता था। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको संस्कृत में एक्सपर्ट होना चाहिए और आपको बुद्धिज़्म का पूरा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का जो टीचर थे वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट मॉन्क थे। तो हर साल हज़ारों स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आते थे, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट ही एडमिशन या एडमिट हो पाते थे। तो इस यूनिवर्सिटी का जो गेटमैन था, यानी कि दरबारी था, ये भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम लेता था। ठीक है, तो एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो गया इस यूनिवर्सिटी में तो आपका कोई भी कॉस्ट नहीं देना पड़ता था। आपका चाहे वो हॉस्टल चार्जेस हो, फूड चार्जेस हो, कुछ भी नहीं देना पड़ता था। इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, इसको चलाने, इसको, ये तो ऐसे ही नहीं चलता था ना, इसमें भी बहुत सारा खर्चा आता था। तो ये खर्चा, ये पैसा कौन देता था? हर्षवर्धन ने इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारा डोनेशन देता था। हर्षवर्धन ने करीब 100 गांवों में से जो रेवेन्यू आता था ये पूरा इस यूनिवर्सिटी में डोनेशन के तौर पर दे देता था। इसके बाद हर्षवर्धन ने करीब 200 घरों को ये बोला था कि इस यूनिवर्सिटी में रोज़ाना मिल्क, राइस, बटर, ये सब चीज़ देने के लिए। ठीक है दोस्तों,
ये यूनिवर्सिटी इतना फेमस था कि इस यूनिवर्सिटी में भारत के बाहर से भी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे। चाइना, जापान, तिब्बत, ईरान, इंडोनेशिया, मंगोल, इसके बाद भी और बहुत सारे देश है जहाँ से स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में हर साल पढ़ने के लिए आते थे। और इस यूनिवर्सिटी में अगर कोई भी डिसीजन लेना है, किसी भी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना है, तो हर किसी का राय लिया जाता था, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर्स हो, बुद्धिस्ट मॉन्क हो, सबका ओपिनियन लिया जाता था। इसके बाद जाके किसी भी डिसीजन को अप्लाई किया जाता था या फिर इम्प्लीमेंट किया जाता था। दोस्तों, आप लोगों को पता है इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था? इस यूनिवर्सिटी में वेदा, लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, साइंस, लॉ, आर्किटेक्चर, साइकोलॉजी, मेडिसिन, आयुर्वेदा, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा भी और भी बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। क्या आजकल के ज़माने में ऐसा कोई यूनिवर्सिटी है जिसमें इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता हो? इसके बाद इस यूनिवर्सिटी से बहुत सारा फेमस पर्सन कनेक्टेड रहा है। आर्यभट्ट, आर्यवेदा, ह्यूएनसांग, नागार्जुन, शिलभद्रा, धर्मकीर्ति, अतिशा, ये सब फेमस पर्सन इस यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड रहा है, इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा है। ठीक है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में बुद्धिज्म को ज़्यादा फॉलो किया जाता था, इसलिए बुद्धिस्ट का जो दो पार्ट है, महायाना एंड हिनायाना, इस दोनों सब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ाया जाता था। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें महायाना हिनायाना के बारे में। भगवान बुद्ध ने बताया था कि अपने शिष्यों को ये बताया था कि मेरा कभी भी मूर्ति मत बनाओ, मुझे भगवान मत बनाओ। तो जो लोग भगवान बुद्ध का इस आदर्श को फॉलो करते थे वो लोग थे हिनायान। ठीक है, और जो लोग बुद्ध का मूर्ति बनाते थे, इसका पूजा करते थे, उन लोगों को बोला जाता है महायाना। नाउ लाइब्रेरी, नालंदा का जो लाइब्रेरी था ये मल्टी स्टोरीड था। ये लाइब्रेरी इतना बड़ा था, इसमें 90 लाख बुक्स एंड स्क्रिप्ट्स था। और इस लाइब्रेरी का 4 पार्ट था, धर्मगंज, रत्नसागर, रत्नदोधी एंड रत्नरंजक। जब इस यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया गया था और इस लाइब्रेरी में आग लगाया गया था, तो इस लाइब्रेरी पूरी तरह से जलने में 3 महीने का समय लगा था। अब सोचिए कितना सारा बुक्स था, कितना सारा स्क्रिप्ट्स था। अगर आज ये यूनिवर्सिटी हमारे पास होता, भारत में होता, तो आज हमारे पास क्या कुछ नहीं होता। आज भारत देश का साइंस, मेडिकल, टेक्नोलॉजी बहुत डेवलपमेंट होता, सब कुछ जल के राख हो गया। नाउ द डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गजनी का एक स्लेव हुआ करता था। मोहम्मद गजनी 1175 में पंजाब और सिंध को कैप्चर कर लिया था। इसके बाद 1191 में मोहम्मद गजनी दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज पर अटैक कर दिया था। तब फर्स्ट तारिन वॉर हुआ था, इसमें मोहम्मद गजनी हार गया था। लेकिन इसके अगले साल 1192 में फिर से ये पृथ्वीराज पर अटैक कर दिया था। तब सेकेंड तारिन वॉर हुआ था और इसमें मोहम्मद गजनी जीत गया था और ये दिल्ली को कैप्चर कर लिया था और दिल्ली में अपना एक स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को बिठाया था। और उधर बख्तियार खिलजी हिंदुस्तान का नॉर्दर्न पार्ट को ऑक्युपाई करने में कामयाब हो गया था। तो एक दिन बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गए थे, तो ये अपना डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वो लोग नाकाम रहे इनको ठीक करने में। तो दिन बर दिन इसका हालत बहुत ख़राब होता जा रहा था। तो किसी ने आके बख्तियार खिलजी को बोला कि अब नालंदा में चले जाइए, उधर पे बहुत अच्छे अच्छे आचार्य है, डॉक्टर्स है। तो ये नालंदा में चले आए। ये नालंदा में आने के बाद आचार्य को दिखाया और आचार्य को बोला कि मुझे तुम्हारा हिंदू धर्म में विश्वास नहीं है, आप लोग अगर मेरा ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो मुझे अपना धर्म के अनुसार ट्रीटमेंट करो। तब आचार्य ने बख्तियार खिलजी को कुरान दिया और बोले कि इस कुरान को हर रोज पढ़ना। तब बख्तियार खिलजी इस कुरान को हर रोज पढ़ने लगा और धीरे धीरे ये ठीक होता चला जा रहा था और एक समय ये बिल्कुल ठीक हो गया था। जब इन्होंने पता लगाने का कोशिश किया कि ऐसा कैसे मुमकिन हुआ, तो इसको पता चला कि
आचार्य ने इस बुक के हर एक पन्ने पर मेडिसिन का लेप लगा दिया था। जब जब बख्तियार खिलजी पेज को पलटने के लिए थूक लगाता था, तब वो मेडिसिन थूक के सहारे उसके शरीर में जाता था। इसी तरह से वो धीरे धीरे ठीक हो गया था। और इनको जब ये पता चला तो इनको बहुत ही गुस्सा आया था और इन्होंने सोचा कि मेरे पास इतना अच्छा डॉक्टर नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के पास इतना अच्छा डॉक्टर है। अगर ये रहेगा तो आगे जाके हिंदुस्तान बहुत ही डेवलपमेंट कंट्री बन जाएगा। और इसी जलासी की वजह से बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसका जो लाइब्रेरी था इसको जला दिया था। इस यूनिवर्सिटी का जो बौद्ध मंक था, जो आचार्य था, जो स्कॉलर्स था, उन सबको काट दिया था और जिंदा जला दिया था। और इसी तरह से हिंदुस्तान को एक अच्छे यूनिवर्सिटी, एक महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान से चला गया था। तो दोस्तों, मैंने जो ये बात बताया, मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बताया था, मतलब मैंने बना के नहीं बताया। ये सब कुछ लिखा हुआ है। मिनहाज सिराज का एक बुक तबाकत ए नसीर, इसमें सब कुछ रिकॉर्डेड है। किस तरह से बख्तियार खिलजी ने इस मॉन्क लोगों को, स्कॉलर्स को जिंदा जला दिया था, सब कुछ तहस नहस कर दिया था, पूरा कहानी इसमें लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग।